आज करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें क्या होगा? इकोलॉजी इज सब्जेक्ट विच स्टडीड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी इकोलॉजी का मतलब होता है वो स्टडी जिसमें हम आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी कर रहे हैं और जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्टेड है उसकी स्टडी कर रहे हैं। यानी कितने चीजों की स्टडी कर रहे हैं? दो चीजों की। एक आपस में हम कैसे इंटरेक्टेड हैं और दूसरा हम अपने इन्वायरमेंट से कैसे जुड़े हुए हैं। इसी इंटरेक्शन की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी और इकोलॉजी बेसिकली जो होती है कंसर्न एट कितने लेवल? 4 लेवल पे। हम लोग किस लेवल पे आते हैं? ऑर्गेनिज्म। जब हमारी टीम बन जाती है तो क्या बन जाता है? पॉपुलेशन। जब बहुत सारी पॉपुलेशन यूनाइट होती है तो क्या बनता है? तो बनता है कम्युनिटी। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज यूनाइट हो जाती है तो क्या बनता है? तो बनता है बायोम। क्या बन जाता है? बायोम। किसी भी पॉपुलेशन के कुछ गुण होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, जो कि हम लोगों में नहीं पाया जाता, यानी जो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं पाया जाता। हर पॉपुलेशन के गुण क्या इंडिविजुअल लेवल पे पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट का मतलब गुण होता है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। जैसे बताओ, हम लोगों की क्या जन्म दर निकल सकती है? मेरी अकेले की जन्म दर निकल सकती है? नहीं निकल सकती। मेरी अकेले की मृत्यु दर निकल सकती है, लेकिन हाँ हमारी आबादी की जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है। हाँ, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, ये मेरे लिए वैलिड है। लेकिन मेरे लिए जन्म दर और मृत्यु दर वर्ड यूज नहीं करेंगे। वो तो तभी निकालेंगे जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल हो, और एक से ज्यादा इंडिविजुअल कहाँ होते हैं? ऑर्गेनिक पॉपुलेशन में। तो देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल के लेवल पे जन्म और मृत्यु वर्ड यूज करेंगे, यानी कि बर्थ और डेथ। लेकिन जब हम जनसंख्या के लेवल की बात करेंगे, पॉपुलेशन के लेवल की बात करेंगे, तो हम देखो नेटैलिटी यानी बर्थ रेट, नेटैलिटी यानी बर्थ रेट, और मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट, मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट की बात करेंगे। ठीक है, ये किस लेवल पे सेट हो रहा है? जबकि हमारे लेवल पे क्या ये सेट हो पा रहा है? क्या पॉपुलेशन के गुण ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के लेवल पर सेट होंगे? हमारे उस पर नहीं सेट होंगे, उनके हमारे पर सेट नहीं होंगे, राइट। किसी भी पॉपुलेशन में जो रेट होता है, रेट यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी, वो पर कैपिटा निकालते हैं। पर कैपिटा मतलब पर हेड, यानी कि हमारे 1000 लोगों के जनसंख्या पर कितने बच्चे बॉर्न हुए। मान लो 1000 लोग हैं और 1 वर्ष बाद हमने जनसंख्या गिनी तो 1020 लोग हो गए, तो 20 लोग हम लोगों पे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा। तो बताइए, जितनी भी रेफरेंसेस लिए जाते हैं रेट निकालने के, वो पर कैपिटा लिए जाते हैं कि ऐसे ही टोटल रैंडम? पर कैपिटा। और कितने लोगों पर लिया जाता है? 1000। कितने लोगों पर लिया जाता है? 1000 लोगों पर लिया जाता है। 1000 लोगों पर कितने बच्चे बॉर्न हुए, 1000 लोगों पर कितने की मृत्यु हुई, इसी को बुलाते हैं हम लोग क्या? पर कैपिटा। पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ। कह रहा है एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां से एक एग्जांपल लिया गया है और यह आया भी हुआ है क्वेश्चन की। एक पॉन्ड में कितने लोटस थे लास्ट ईयर? लास्ट ईयर 20 लोटस थे, और कह रहा है रिप्रोडक्शन किया उन्होंने तो 8 नए पौधे ऐड हो गए। कितने नए ऐड हो गए? 8 नए ऐड हो गए। तो आप बताओ, करंट पॉपुलेशन 28 हो गई। लेकिन अब अगर हम नेटैलिटी यानी बर्थ रेट निकालें तो आप ऐसे नहीं निकालोगे 28/20, ये गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जितने बढ़े उस वर्ष में और कितने लोगों पर बढ़े, 20 लोगों पर। पर कैपिटा का मतलब क्या समझे? अभी हम लोग 1000 थे, अब कितने बच्चे पैदा हुए? 20। तो 20/1000, ना कि 20/1020। कहना क्या चाह रहा है, समझ रहे हो ना? 20/1000 कि 20/1020? हाँ, जैसे यहां पे 8/20 लिया है, 8/28 नहीं। यहां पर भी 1000 लिया है, ना कि 20/1020। ऐसे नहीं करना है, और ऐसे भी नहीं करना है कि जितनी बढ़ गई अपॉन जितनी थी, ऐसे भी नहीं करना है। ये भी गलत तरीका है। और अगर 1020 करते हैं या यहां पे 28 कर देते तो भी गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि तब पर कैपिटा नहीं आएगा। इसी तरह एक इन्होंने मृत्यु दर निकाल के भी दिखाई है। अगर हमारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किस पे किए गए? फ्रूट फ्लाई पर किसने किए थे? टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने किए थे, और उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दिया था, याद आया?
तो उन्होंने बताया कि लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो 4 इंडिविजुअल जो थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, कितने आउट ऑफ 40 उनकी क्या हो गई, डेथ। और वो एक पर्टिकुलर टाइम में हुई। इन्होंने पर्टिकुलर टाइम लिया 1 वीक में, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटा है ना, कितने वीक का है। तो कह रहा है 1 वीक बाद कुछ मर गए, तो 1 वीक बाद 4 मरे आउट ऑफ 40। तो आप कैसे निकालोगे, 4/40 बराबर 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। देखो कह रहा है हर एक फ्रूट फ्लाई को क्रेडिट मिला, और 1 वीक का निकाल रहे थे इसलिए पर वीक, वहां पर ईयर का निकाल रहे थे, पर लोटस पर ईयर। देखो कहीं लिखा होगा पर लोटस, उधर लिखा पर लोटस पर ईयर। यानी कहना ये चाहते हैं, मान लो हम लोग हैं, मान लो हम लोग भी जनसंख्या में शामिल है 1000 की, लेकिन अभी आप सबकी तो मैरिज ही नहीं हुई, तो आपका जन्म दर से क्या लेना देना, पर है, क्योंकि श्रेय किसको जाएगा, पूरी आबादी को जाता है ना, बताया था ना। यानी कि भले ही आपकी मैरिज नहीं हुई लेकिन आपका भी पर हेड कंट्रीब्यूशन गया, ठीक है ना। उससे मतलब नहीं है कि वो हमारे बेबीज हैं कि नहीं है, मानव जनसंख्या के तो पार्ट हम भी है ना, हमारे मानव जनसंख्या के बेबीज तो है ना वो, भले हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें है या नहीं है। कह रहा है दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है, सेक्स रेशियो। बताओ किसी भी आबादी में कुछ फीमेल होंगी और कुछ मेल होगा, इन्हीं का रेशियो कहलाता है सेक्स रेशियो। कह रहा है मान लो, देखो कहता है या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, लेकिन इसी के रेशियो को बोलते हैं सेक्स रेशियो। कह रहा है एग्जांपल के लिए समझें, मान लो किसी आबादी में 60% महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं, तो अब बताओ इनका रेशियो आया कि नहीं आया, कौन ज्यादा है इस आबादी में, फीमेल्स ज्यादा है, किसकी तुलना में। इसका मतलब ये आबादी जो है आइडियल नहीं है, अगर आइडियल होती तो 1:1 रेशियो होना चाहिए। अगर किसी आबादी में महिलाएं ज्यादा हैं तो भी प्रॉब्लम, अगर पुरुष ज्यादा हैं तो भी प्रॉब्लम, दोनों की जनसंख्या लगभग देखो एग्जैक्ट तो बराबर कोई नहीं हो सकती, कहते ना 19-20 होनी चाहिए, ना कि 15-20, 19-20 होनी चाहिए, 15-20 नहीं। यानी कि आबादी जो है लगभग संतुलित होनी चाहिए, यानी लगभग मेल फीमेल का रेशियो 50-50 के करीब होना चाहिए। कह रहा है कोई भी पॉपुलेशन गिवन टाइम में जो है वो डिफरेंट एज ग्रुप भी शो करती है। कह रहा मान लो मेल और फीमेल है वो तो ठीक है, ये तो सेक्स हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, लेकिन इनका अपना एज भी तो होगा कि ये फीमेल अभी रिप्रोडक्शन एज में नहीं पहुंची, ये मेल अभी रिप्रोडक्शन एज में नहीं पहुंचा, तो प्री रिप्रोडक्टिव, और अगर पहुंच गए दोनों तो रिप्रोडक्टिव, और अगर पहुंच के आगे बढ़ गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी बच्चे बड़े और बूढ़े, बच्चे जवान और बूढ़े, बच्चे जवान और बूढ़े, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसको बोलते हैं एज पिरामिड, एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड, एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड। ठीक है, कह रहा है कि इसी को बोलते हैं एज पिरामिड। कह रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में जो एज पिरामिड है वो जनरली एज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है, उसमें मेल शामिल होगा कि फीमेल की, दोनों शामिल हो जाएंगे, दोनों शामिल हो जाएंगे। और शेप 3 तरीके का आएगा। देखो 3 तरीके का कौन सा, या तो आबादी बढ़ती हुई होगी तो ट्रायंगुलर, अगर आबादी स्टेबल हो गई तो बेल शेप, और अगर आबादी घट रही तो डिक्लाइनिंग है तो अर्न शेप, अर्न शेप। और इसका ये देखो फिगर दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन जैसे आएगा मैंने वैसे ही बताया है, ABCD करके क्वेश्चन आएगा। ए क्या है, देखो बच्चे ज्यादा हैं बड़ों की तुलना में, तो बताओ क्या होगा, आबादी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। और इस कर्व को ट्रायंगुलर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये ट्रायंगुलर है। यहां देखो, यहां बच्चों की संख्या बड़ों से कम है, यानी बच्चों की संख्या बड़ों से कम है। यहां हम दो हमारे अनेक वाला फंडा चल रहा था, यहां हम दो हमारा एक वाला फंडा चल रहा है, इसलिए आबादी क्या रहेगी, आबादी घटेगी। उल्टा कर दो, घटने को नीचे एरो बना देना, आबादी स्टेबल इसमें रहेगी। पता नहीं कहां रट के आ जाते हो भाई, एनसीईआरटी में ये पहले दिया है बाद में दिया है, लेकिन जब पूछा जाएगा तो आपसे पूछ के थोड़ा ना बोला जाएगा ये पहले दिया था वो बाद में दिया था। देखो तो आप कर्व तो पहचानो, बड़े ज्यादा है बच्चे कम है, हम दो हमारा एक है, तो आबादी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। तो ये कैसा हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया। और ये कर्व कौन सा हो गया, अर्न शेप, ये अर्न शेप कर्व हो गया। और यहां देखो बच्चे और बड़ों की संख्या बराबर है, यानी हम दो हमारे दो है, तो आबादी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, आबादी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। और यहां पर इससे इसको बोलते हैं, देखो घंटी के कार का है तो है बेल शेप होगा। ये कौन सा होगा, बेल शेप्ड कर्व। तो ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है तभी तो मैंने आपको बताया, ये मैं फिगर एनसीईआरटी से ना उठा के क्वेश्चन से उठाया है, क्योंकि आप यहां जो लापरवाही कर सकते हो कर लो, वहां नहीं चलेगी।
अब देखो यहां पर एक पॉइंट है पॉपुलेशन डेंसिटी पर, हमने कुछ कुछ फालतू वाले पॉइंट हटाए हुए हैं ताकि वो एग्जाम में आते नहीं है, माहौल बनाने वाले पॉइंट है, यानी कि बैकग्राउंड वाले पॉइंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं, और किसी भी आबादी की जो मूल रूप से जानकारी मिलती है कि वो आबादी का वो कितनी किस तरह से फ्लोरिश कर रही है, वहां पर ज्यादा आबादी है कि कम आबादी है, ये पता चलेगा कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से। और कैपिटल एन अपॉन एस नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस, कितनी जगह पर कितने लोग रह रहे हैं, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी। ठीक है ना, जैसे कुछ स्टेट बड़े हैं तो हम बोलते हैं वहां आबादी ज्यादा है, कुछ बड़े भी हैं और उनके साथ बहुत पास पास घर है लोगों का, यानी डेंसिटी और ज्यादा हो गई। ठीक है ना, कुछ को पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश माना जाता है, कुछ को एरिया वाइज ज्यादा बड़ा प्रदेश माना जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस। ठीक है, इसको बोलते हैं। लेकिन हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी सही जानकारी देता है ये हम नहीं कह सकते, हमेशा सही जानकारी देता है ये हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, देखो लिखा ऑल्दो द टोटल नंबर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी। कह रहा टोटल नंबर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देता है पॉपुलेशन डेंसिटी की, लेकिन कभी कभी कुछ केस में क्या हो जाता है, ये मीनिंगलेस हो जाता है, या फिर हम इसे डिटरमाइन ही नहीं कर पाते, यानी डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मछलियों को गिरने की बात करें, या शेर में जाके वो शेर को जंगलों में जाकर के नेशनल पार्क में जाके गिनने की बात करें, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो या तो कभी कभी मीनिंगलेस हो जाता है, या तो कभी कभी इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ठीक है ना, तो मानते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी नंबर हमें दिखता ही नहीं। अब आप बताओ, पॉन्ड में गोताखोर जाएगा और एक मछली उसे दिख जाएंगी, इसके चांसेस क्या है? ना के बराबर है। आप नेशनल पार्क में गए, शेर आपको दिख जाए, इसके कितने चांस है? ना के बराबर है। छुपा बैठा रहता है, घात लगाए बैठा रहता है, अटैक कर सकता है। ठीक है ना, कह रहा मान लो कहीं पे 200 कैरेट ग्रास है, याद है ये गेहूं के साथ चला आया था और ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टेरेस्ट्रियल बीड बन गया था। ठीक है ना, और इससे ही क्या पॉलन एलर्जी हुई थी, और इससे क्या हुआ था, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस इत्यादि। है ना, इसका नाम था पार्थिनियम हिस्टेरिकोफोरस। पार्थिनियम हिस्टेरिकोफोरस, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं ना। गेहूं के साथ आ गया था कि लाए थे? जबकि एक ऐसा था जिसको हम फूलों के कलर और पत्तियों के शेप के लिए लाए थे, वो था जलकुंभी। जलकुंभी का दूसरा नाम आइकॉर्निया क्रेसिपस, और ये बन गया मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टेरेस्ट्रियल वीड, सॉरी एक्वेटिक वीड। जलकुंभी जल में पाया जाता है, और ये था टेरेस्ट्रियल, वो था बताओ एक्वेटिक। और एक बड़ा सा पेड़ है, कह रहा है एक बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ है, और बरगद से शाखाएं लटक के जमीन में चली जाती है, ये रूट होती है। इनको कौन सा रूट बोलते हैं? प्रॉप। कौन सा रूट बोलते हैं? प्रॉप रूट। और यहीं पर घास है, कितने घास है? 200। किसके घास है? पार्थिनियम के। अब आप बताओ इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालो पार्थिनियम की, तो n बराबर 200 और बटे मान लो 1 मीटर स्क्वायर पे है, तो कितनी आई? 200 पर मीटर स्क्वायर। अब जरा बरगद की निकालो, तो बरगद की आई n बराबर 1 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो आप बताओ इसकी 1 आई, किसकी ज्यादा आ रही है? पार्थिनियम की ज्यादा आ रही है, किसकी तुलना में? लेकिन अगर इकोलॉजिकली देखें तो ज्यादा रोल प्ले कौन कर रहा है? बरगद यानी बैनियन ट्री। इसका मतलब यहां तो इसके काम को इसने ओवर एस्टिमेट किया, यानी यहां पे क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर इसकी देखें तो इसका काम तो ओवर एस्टिमेट हो रहा है। ठीक है ना, सॉरी अंडर एस्टिमेट हो रहा है, और ऐसा लग रहा है ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो गलत है। ऐसा ये यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। देखो अगर 200 घास है और एक सिंगल ह्यूज ऑनली लगा है, ए सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री है, तो लार्ज कैनोपी बना रहा है, स्टेटिंग दैट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज लो रिलेटिवली टू दैट ऑफ कैरेट ग्रास। यानी जो बरगद की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी कम है, किसकी तुलना में? कैरेट की तुलना में। ठीक है, और ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है इनॉर्मस रोल ऑफ बैनियन ट्री, यानी ये जो आपका ये वाला है कैरेट ग्रास, ये इसके काम को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ठीक है, जबकि ये बहुत ज्यादा इनॉर्मस रोल प्ले कर रहा है, कहां पर? कम्युनिटी में। कम्युनिटी का मतलब होता है एक से ज्यादा जनसंख्या पाई जाए। देखो यहां घास की जनसंख्या थी, यहां बरगद की जनसंख्या है। जब एक से ज्यादा जनसंख्या इंटरेक्ट करती तो कम्युनिटी बनता है। इस केस में पर परसेंटेज कवर ऑफ बायोमास देखो, या तो परसेंटेज कवर देखो
या तो बायोमास देखो, बताओ खाना ज्यादा कौन बना रहा है? हाँ, बरगद का पेड़। अच्छा, और यहां पे किसका परसेंटेज कवर भी ज्यादा है? दूर तक कौन छाया देगा? दूर तक छाया कौन देगा? किसकी कैनोपी ज्यादा बड़ी होगी? कैनोपी का मतलब उसके अंडर में, ठीक है। तो ये चीज देखो, ये ज्यादा मीनिंगफुल है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी अब पॉपुलेशन साइज के लिए हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को महत्व नहीं दिया। मीनिंगलेस हो गया ना? मीनिंगलेस हो गया कि मीनिंगफुल हो गया? मीनिंगलेस हो गया। कह रहा टोटल नंबर अगेन नॉट इजिली अडेप्टेड मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कह रहा है अब डिफिकल्ट टू काउंट वाली बात आ गई, ये वाली बात आ गई, डिफिकल्ट टू काउंट, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन या डिफिकल्ट टू काउंट। अब देखो क्या है, जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है या तो काउंटिंग इम्पॉसिबल हो जाती है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, या फिर अगर काउंट करोगे भी तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, कह रहा है जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक डेंस बोला है, डेंस यानी लैब में कल्चर कर रहे हो। लैब में किसको कल्चर किया जाता है? बैक्टीरिया को। और जिस डिश में करते हैं, जिस प्याले में करते हैं, उस प्याले को क्या बुलाते हैं? पेट्री डिश। तो ये बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट द डेंसिटी। कह रहा है क्या है, इसको कैसे मेजर कर पाओगे? इसको पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको पता होना चाहिए नंबर, और आप जब तक गिनोगे बैक्टीरिया तब तक न जाने कितने गुना बढ़ चुके होंगे। देखो लिखा है सम टाइम certain ecological investigation there is no need to know the absolute population density। कह रहा कहीं कहीं पे हमें सही पॉपुलेशन डेंसिटी की जानकारी मिलती ही नहीं, तो हमें रिलेटिव डेंसिटी से काम चलाना पड़ता है, रिलेटिव डेंसिटी से काम चलाना पड़ता है, ठीक है ना। वो इक्वली वेल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं एक उदाहरण के लिए समझिए, द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप गुड इनफ टू द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। मतलब आपने बार बार मछली पकड़ी और 10 में से 7 बार काली मछलियां आई और 10 में से 3 बार कौन सी मछली पकड़ में आई? सफेद। भाई 7 बार कौन सी आई और 3 बार कौन सी आई? क्या लगता है, यहां पर आपने गिना भी नहीं और यहां पर आपने सही जानकारी लगभग जुटा ली कि कौन सी मछली रिलेटिवली ज्यादा है? काली वाली। किसकी तुलना में? या फिर उल्टा रेशियो मिला होता, काली वाली मिलती आपको 3 और सफेद वाली मिलती 7, तो किसकी रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा थी? तो आपको आइडिया लग गया, वही कह रहा है। कह रहा है वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। कह रहा है यहां पे हमने पॉपुलेशन साइज को कैसे निकाल लिया? इनडायरेक्टली, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। हमने उन्हें देखा भी नहीं, हमने उन्हें गिना भी नहीं, लेकिन हमने रिलेटिव डेंसिटी से काम चला लिया। कह रहा है एक और इसका बेस्ट उदाहरण है, जब हम किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो पद चिन्ह यानी पग मार्क और फीकल पैलेट यानी मल पदार्थ का जो वो होता है, मल पदार्थ का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसको नेशनल पार्क में हम देख करके पता लगा लेते हैं कि वहां कितने टाइगर हैं या कितने पैंथर हैं या कितने जगुआर हैं, जिसको भी प्रोटेक्ट किया गया हो, कितने लायन है। वैसे तो टाइगर सबसे ज्यादा विलुप्तिकरण की तरफ है, इसलिए टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया है। चीता तो विलुप्ति हो गया भारत से। चीता कहां लाके स्टोर किया गया है? कुनो नेशनल पार्क। नाम्बिया से लाए थे। कुनो नेशनल पार्क कहां पे है? अब यही नहीं पता, 50 बार बताया। एमपी, मध्य प्रदेश, मामा जी। अब देखो पहला एट्रीब्यूट है नेटैलिटी। नेटैलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट। नेटैलिटी का मतलब बर्थ रेट यानी क्या? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। और ये ऐड करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी को कि रिमूव करेगा? इनिशियल डेंसिटी मतलब कैपिटल एन की बात कर रहा है, ठीक है ना, या एन नॉट बोल दो, एन नॉट या एन, और जो फाइनल डेंसिटी है वो एन टी, ठीक है। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, और ये ऐड नहीं डिलीट करेगा। और तीसरा एट्रीब्यूट है आई माइग्रेशन। यदि भारत में कोई आकर के स्टैब्लिश हो जाए तो आई माइग्रेशन, भारत से कोई चला जाए ई माइग्रेशन। जैसे बांग्लादेश से लोग घुसपैठ करके चले आते ना, तो ये क्या हुआ? और यहां से कोई फॉरेन जाके सेट हो गया तो ई माइग्रेशन। तो ये ऐड करेगा कि ये रिमूव करेगा? और ये क्या करेगा? तो देखो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर एन मान ले या एन नॉट भी कभी कभी मान लेते हैं, मैंने बोला था, तो देखो आई माइग्रेशन देखो प्लस इफेक्ट दिखा रहा है, यानी ऐड कर रहा है कि रिमूव कर रहा है। यहां से देखो अगर ई माइग्रेशन है तो रिमूव कर रहा है, और यहां से देखो अगर कोई किसी की डेथ हो रही तो माइनस हो रहा है, कोई अगर बच्चा पैदा हुआ तो प्लस हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। जनरली कौन से 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं? नेटैलिटी, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अगर बर्थ दर ज्यादा
तो जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होगी, और बर्थ दर कम है तो जनसंख्या बहुत तेजी से घटेगी। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है कि एबनॉर्मल कंडीशन में? ग्रोथ मॉडल दो तरीके के होते हैं, ग्रोथ मॉडल दो तरीके के होते हैं। पहला ग्रोथ मॉडल कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जिसको जे शेप कर्व भी बोलते हैं, जे शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। देखो अगर आपके पास रिसोर्सेस कैसे हैं? बहुत ज्यादा। अगर आपके पास रिसोर्सेस कैसे हैं? बहुत ज्यादा, यानी रिसोर्सेस यानी फूड और स्पेस अवेलेबिलिटी इज इसेंशियल फॉर अनइम्पीडेड ग्रोथ फॉर पॉपुलेशन। कह रहा है अगर आपके पास खाने को बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? आप बहुत जल्दी तेजी से पनप जाओगे। सही है कि नहीं है? अच्छा, दुबई में क्या था? कुछ नहीं है, गल्फ कंट्री है, कुछ नहीं था पहले, आज से कुछ सालों पहले कुछ भी नहीं था। खाड़ी देश है, खाड़ी मतलब समझते ही हो, हर तरफ कुछ नहीं, वहां कृषि नहीं हो सकती, डिजर्ट डिजर्ट है। पर उन लोगों को नेचुरल रिसोर्स मिल गया, उनको किस्मत से नेचुरल रिसोर्स मिल गया। खाड़ी देश संपन्न है किस मामले में? माना वहां खेती बाड़ी नहीं है, माना वहां कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो मूलभूत है ब्लैक गोल्ड, उनको क्या मिला? किसी को प्योर गोल्ड मिल गया तो वो रिच हो गया, जैसे यूएस। और किसी को क्या मिल गया? ब्लैक गोल्ड, यानी तेल, ब्लैक गोल्ड तेल को बोलते हैं। और वो तेल को वो लोग रिफाइन कर करके उससे डीजल बना डाला, पेट्रोल बना डाला, वैसलीन बना डाला, उससे मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन ऑयल बना डाला, उससे बहुत सारे नेफ्था ऑयल बना डाला, बहुत सारी चीजें उससे बनाई जाती है। ठीक है, फाइनली क्या होता है? गैस उसी के रिफाइनरी के बाद ही मिलती है। कुछ गैस बन जाती है, उसी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना? और मालूम है हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ब्यूटेन। तो कुल मिलाकर के उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा थे। अब बताओ वो देश पनप गया कि गायब हो गया? पनप गया। उसने लगा लिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसने लगा लिया बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में, उसने बना डाला उसको बिल्कुल यूरोप से भी बेहतर कंट्री बनाने के में जुटा हुआ है। ठीक है ना? और इसी कारण जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे यूएस, वो सोचता है कि हमसे आगे कोई बढ़ना नहीं चाहिए, हमारी सुपर पावर वाली पदवी छीननी नहीं चाहिए, इसलिए देखो पीछे पड़ा है कई कंट्री से। गल्फ कंट्री में पूरा हाहाकार, मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा है कि नहीं मचा है? कारण यही है, सी नेचुरल रिसोर्सेज। सारी लड़ाई किस चीज की है? नेचुरल रिसोर्सेज की। कहता है नेचुरल, लेकिन जनसंख्या के लिए क्या चाहिए? फूड और स्पेस। वहां स्पेस भी है और खाना आ गया, चाहे भले कैसे तेल बेच के आया तो इसका मतलब फिर वहां कैसी ग्रोथ होगी? अनअम्पीडेड का मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आबादी बढ़ी कि घटी? आबादी घटी। लेकिन अगर फूड ही नहीं होता, स्पेस ही नहीं होता, तो फिर आबादी हाँ घटती। लिखा है आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन हैबिटेट आर अनलिमिटेड। कहीं पर मतलब जब हम लोग बने थे पृथ्वी पर तो रिसोर्सेज हमारी तुलना में बहुत ज्यादा थे। आज धीरे धीरे क्या हो रहा है? रिसोर्सेज घट रहे हैं। तो इसीलिए देखो पेट्रोल डीजल की जगह सब्स्टिट्यूट लेके आ गए हम लोग। बिजली के लिए सोलर पे डिपेंड हो गए हम लोग। और भी आगे पानी वगैरह जो खत्म हो रहा है उसके लिए हम लोग ने नए विकल्प ढूंढने, तलाश करने चालू कर दिए, वरना सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम लोग वैसे ही मारे जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है ईच स्पीसीज हैज एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इनेट पोटेंशियल। ये इनेट पोटेंशियल क्या होता है? मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कहता है अगर मान लो बहुत ज्यादा हैबिटेट में रिसोर्स है तो हर प्रजाति मैक्सिमम बच्चे पैदा करेगी, और अगर मैक्सिमम बच्चे पैदा करेगी तो आबादी बढ़ेगी कि घटेगी? कह रहा डार्विन की बात माने तो डार्विन ने जब ये वाली थ्योरी डेवलप की थी नेचुरल सिलेक्शन वाली, तो उन्होंने बोला था किसी भी पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है किस फैशन में? एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक। याद करो। और ये इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? टी.आर. माल्थस से। टी.आर. माल्थस, ठीक है ना? टी.आर. थॉमस हंट मॉसन, टी.एच. माल्थस, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। उन्होंने कहा था कि फूड बढ़ता है अर्थमेटिक रेशियो में और आबादी बढ़ती है जियोमेट्रिक रेशियो में। यही बात देखो ये यहां कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर कोई पॉपुलेशन साइज को n मान ले, अगर इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी को n मान ले, और बर्थ लिखा है बर्थ रेट नॉट द टोटल नंबर पर कैपिटा बर्थ। कह रहा है कि साइज को हमने n माना है, ठीक है ना? बर्थ रेट पर कैपिटा होता है, लेकिन ये हम पर कैपिटा नहीं ले रहे हैं, ये हम पॉपुलेशन डेंसिटी ले रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेड बर्थ को मान लो b और डेथ को मान लो आप d, डेथ को मान लो d। तो हम इसके लिए कैसे निकालेंगे कि आबादी बढ़ रही है कि घट रही है? इसके लिए हम एक काम करेंगे, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। dn अपॉन dt बराबर आर एन, वेयर आर बराबर बर्थ माइनस डेथ। तो सब कुछ किस पर निर्भर कर रहा है? बर्थ पर और डेथ पर। लेकिन एक फैक्टर कौन सा जो वेरी इंपॉर्टेंट?
हाँ, और इस आर की तो चार्ल्स डार्विन ने भी बात की थी, उन्होंने इसे कौन सी फिटनेस माना था? देखो, आर इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस हर व्यक्ति, जिस पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव फिटनेस जितनी बेहतर होगी, वो आबादी के ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे और बाकियों के घटेंगे। बाकियों के क्या हो जाएंगे? घटेंगे। तो आर का पूरा नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, नॉट फिजिकल फिटनेस। और इसी को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी नेचर में इंक्रीज करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बर्थ माइनस डेथ। और कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर सबका असर दिखा करके फाइनल रिजल्ट दिखाएगा। कह रहा है जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। इन्होंने कहा ये कुछ आइडिया समझिए, कुछ आइडिया लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है आर का। जैसे आप बताओ, नॉर्वे के रेट के लिए हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी आई? 0.015। फ्लोर बीटल के लिए कितनी आई? तो बताओ इन दोनों में किसकी ज्यादा है? बीटल की। तो आपने देखा होगा आटे में जो बीटल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, वो बहुत तेजी से पनप जाते हैं। लेकिन उस हिसाब से नॉर्वे में जो रैट हैं उतनी तेजी से पनप नहीं रहे। ठीक है ना? क्या रैट उतनी तेजी से पनप रहे जितने की आटे वाले कीड़े पनप जाते हैं? आटे में कीड़े पड़ते हैं बहुत तेजी से। देखा होगा चावल में घुन लगता है, पूरा घुन जाता है, पूरा तेजी से पूरे घुन ही घुन आ जाते हैं और चावल को खा जाते हैं। देखा होगा गेहूं को खा जाते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है, हमारी आबादी के लिए ये वैल्यू 1981 में इतनी थी 0.0205। तो 1981 में इतनी थी, अब क्या हो गई? बढ़ गई आर की वैल्यू। तभी आबादी क्या हो गई हमारी? बहुत तेजी से बढ़ी है, पूरे विश्व की बढ़ी है। भारत की आर वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए विश्व में नंबर बना गए हम लोग। अबव इक्वेशन से पता चलता है कि एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न जो है पॉपुलेशन का, वो 11.3 में दिखाई गया, अभी दिखाता हूं। और इससे क्या होगा? कौन से शेप का कर्व मिलेगा? एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक का क्या नाम है? जे शेप कर्व। जे शेप कर्व ये कब मिलेगा? जब आप एन और टाइम वर्सेस इसके अगेंस्ट खींचोगे, तब। लिखा ना, टाइम और एन, एक तरफ टाइम और एक तरफ एन, तब आपको ये मिलेगा। और यहां पर अगर हम इसको पहले हमने डिफरेंशिएटेड फॉर्म में लिखा था, अब इंटीग्रल फॉर्म में लिखो। तो इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो एन टी बराबर, ठीक है ना, एन नॉट ई की पावर आर टी। ये कौन सा फॉर्म है? इंटीग्रेटेड। और वो पहले वाला कौन सा था? तो दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। ये रहा आपका जे शेप कर्व। इसमें दो फेज मिलते हैं, ये वाला लैग और ये वाला लॉग। और लॉग वाले को ही एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, लॉग वाले को ही क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। और यहां फार्मूला कौन सा लागू होगा? dn अपॉन dt बराबर rn। और या फिर nt बराबर n नॉट e की पावर rt। ये आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म है, ये इंटीग्रेशन फॉर्म है। ठीक है, ये वाला कर्व हो गया। अब वो एक दूसरा कर्व भी ये दिखा रहा है, ये कह रहा है कि इसी में एक दूसरा कर्व भी दिखा दिया। ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी देर में, ये देखो, ये यहां से आया और ऐसे ये कांस्टेंट हो गया। इसमें तीन फेज होते हैं, एक होता है लैग, एक होता है लॉग, और एक होता है फिर स्टेशनरी। ठीक है ना? लैग में इनिशियल स्लो ग्रोथ हो रही है, वो यहां पे भी थी। यहां पर फास्ट हो रही है, वो यहां पे भी थी। लेकिन यहां पर सिर्फ फास्ट होती चली जा रही थी, यहां पर देखो आके स्टेबल हो गई। और पूरे वर्ल्ड की आबादी को यही फॉलो करना चाहिए, और इंडिया की आबादी इस क्रम में बढ़ रही है। ठीक है? और इसके लिए जब डिफरेंशिएशन फॉर्म निकालेंगे तो ये तो इतना ही रख दो। यहां पे एक नई वैल्यू आ जाएगी के, जो यहां नहीं आई थी, यानी कैरिंग कैपेसिटी। ये के वैल्यू, कैरिंग कैपेसिटी, ये दिखाई गया है। और हम एन और टी के बीच में कर्व प्लॉट कर रहे हैं। और यहां पे लगा दो dn अपॉन dt आर एन, और उसके बाद k माइनस एन अपॉन के। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 माइनस एन अपॉन के। नहीं लिख सकते? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप देखो, कोई भी आबादी जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, अनलिमिटेड रिसोर्स तक ही करेगी, और इसीलिए बहुत ज्यादा पहुंच जाएगी, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इनॉर्मस हो जाएगी। कितने समय में? बहुत थोड़े समय में। कह रहे डार्विन ने खुद एग्जांपल दिया था कि दुनिया का जो सबसे स्लो ग्रोइंग स्पीसीज है, जैसे एलिफेंट, वो तक अब बहुत ज्यादा नंबर बना देगा
कब? अगर उसको रोका नहीं गया तो। अगर नेचर ने उसे रोका नहीं, बहुत ज्यादा खाना मिला हाथी को, बहुत कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया पे कोई जीव नहीं है, केवल हाथी ही हाथी है, इतना रिप्रोड्यूस करके कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बना लेंगे कि हाथी ही हाथी होंगे, बाकी जीव तो रह ही नहीं पाएंगे। यानी कि कितनी तेजी से कम समय में आबादी बढ़ सकती है, इसका आइडिया लगा लो। आप खुद बताओ, हमारी भारत की आबादी कम थी, चाइना की बहुत ज्यादा थी। चाइना हमसे बड़ा भी है क्षेत्रफल में, और चाइना जो होता है वहां पे टेक्नोलॉजीज और वो बहुत ज्यादा ही हैं, लेकिन हमारी आबादी बढ़ गई अचानक से। ठीक है ना? इसका मतलब क्यों? क्योंकि हम लोग के यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस जो फूडिंग वाला है वो ज्यादा है चाइना से। चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, तो हम किस में आगे? एग्रीकल्चर में। तो अब हमें फूड डायरेक्ट मिला, तो हम लोगों की आबादी फ्लोरिश कर गई। वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा है। जब कोविड था तो उस समय क्या हुआ? हम लोगों ने उस समय फूडिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, फूडिंग पर ध्यान दिया और इधर उधर की चीजें नहीं खाई, फास्ट फूड। तो हेल्थ बेहतर हुई कि अनहेल्दी हुई? तो उसी समय की बात है, उस समय आबादी फिर क्रैश कर गई है भारत की। द फॉलोइंग इज एन एंटीक्टोट popularly narrated to demonstrate dramatically how the fast huge population could build up when growing exponentially। मतलब कोई सोचो आबादी कितनी तेजी से बढ़ सकती है, आइडिया इससे लग सकता है। अगला कौन सा कर्व है? अगला है लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व में क्या बोला है? कह रहा है कोई भी पॉपुलेशन नेचर में ऐसी नहीं है जो अनलिमिटेड रिसोर्स पाकर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सके। कह रहा है ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो परमानेंट ग्रो करता ही रहे, कोई नहीं करता। आप देखो ना, मच्छर मक्खियां इस समय बहुत ज्यादा हो गए, आप देखना बरसात आएगी और ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन जैसे सर्दी आएगी गायब हो जाएंगे, डॉर्मेंट स्टेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही वो फ्लोरिश कर सकते हैं, हमेशा के लिए फ्लोरिश नहीं कर सकते। लिखा है ना, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इज डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्स टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दिस लीड टू बी कॉम्पिटिशन, यानी वहां क्या करना पड़ेगा? कॉम्पिटिशन होगा। किनके बीच? वहां के लोगों के बीच, और लिमिटेड रिसोर्स के लिए होगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज अनलिमिटेड नहीं है। नथिंग इज अनलिमिटेड ऑन द अर्थ, लिमिटेड है। ठीक है ना? जब हम पैदा हुए, जब हम बने थे, आबादी कम थी तो अनलिमिटेड लगता था। अब जब हम लोग फ्लोरिश कर गए तो हमें वो कम लगने लगा। अब आगे आने वाली समय पे बहुत क्राइसिस आ जाएंगे। अरे अभी पहले हम लोग को, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक ही लेन वाली रोड चलती थी, आपको भी शायद याद ही हो, है ना? फिर 2 डिवाइडर वाली चलने लगी, आने की अलग जाने की अलग। अब हाईवे पे जाओ, एक्सप्रेस हाईवे पे जाओ, 8 लेन इधर 8 लेन उधर। कई जगह पे तो मैं भारत की बात बता रहा हूं, 10 लेन इधर 10 लेन इधर। क्योंकि पता है क्या, अभी तो लग रहा है कि यहां 10 लेन बहुत ज्यादा है, अभी भी जाम लग जाता है वहां, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और 10-20 साल आगे सोच के बनाया जाता है। हर बार थोड़ा ना उसको ब्रिज बना देंगे, एक बार ब्रिज बनाने में बहुत खर्चा आता है। अगर क्या होगा, 1 लेन बढ़ाने के लिए नया ब्रिज बनाओगे तो वो खर्चा 1/4 बढ़ जाएगा, लेकिन अगर अभी साथ साथ बढ़ा दिया तो शायद हमारा 2-4% खर्चा बढ़ के ही ब्रिज बन जाएगा। और इसी कारण सर्विस लेन भी छोड़ी गई है। सर्विस लेन का आगे पर्पस क्या है? जब आबादी बढ़ेगी सर्विस लेन खत्म कर देंगे, आबादी बढ़ेगी तब। इवेंचुअली फिटेस्ट इंडिविजुअल, हमारी आबादी में जो लिमिटेड रिसोर्स के लिए कंपटीशन करेगा, तो कंपटीशन के बाद जो बचेगा वही तो सरवाइव करेगा, वही तो फिट होगा। तो फिट इंडिविजुअल सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्री ऑल्सो रियलाइज दैट फैक्ट, इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट्स टू व्यू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन। कह रहा है बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट, बहुत सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ये चाहती है कि आबादी संतुलित बनी रहे। ठीक है? इसलिए नेचर में गिवन हैबिटेट में इनफ रिसोर्सेज सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। बोलते नेचर में अगर इनफ रिसोर्सेज हैं तो बहुत सारे नंबर को सपोर्ट कर सकते हैं, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। लेकिन उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी, ये गवर्नमेंट जानती है। इसलिए गवर्नमेंट अभी से कह रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। क्योंकि अगर आगे अनकंट्रोल हो गया, अभी गैस केवल 5,000 रुपए है, वो दिन दूर नहीं होगा जब 50,000 रुपए की मिलेगी, है ना? तो फिर देखो, लेट अस कॉल दिस लिमिट ऑफ नेचर कैरिंग कैपेसिटी। बोलते हैं इस लिमिट को, जो ये इस नेचर ने ब्रेक लगा दिया कि आबादी इसके ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, उसी ब्रेक का क्या नाम है? कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी
और कैरिंग कैपेसिटी को ऐसे समझो, मान लो आपके घर में 10 लोगों की व्यवस्था है, तो 10 ही लोग तो सही से आस पाएंगे। मान लो आपके पास घर में 4 लोग रह रहे हैं, 6 लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो आराम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास 10 लोगों के खाने के लिए बर्तन है, 10 लोगों को उड़ने और बिछाने के लिए चद्दर है, तकिया है, पिलो है, 10 लोगों को सुलाने के लिए पर्याप्त जगह है। लेकिन 11वां आ गया तो कोई एक नीचे सोएगा, और 11वां आ गया तो जब वो सुबह सुबह निपटेगा तो दूसरा उसको धड़ 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 निकल ले, वो सबको डिस्टर्ब करेगा। बोलो भाई, है कि नहीं है? और अगर कहीं 2 4 10 एक्स्ट्रा आ गए तो बताओ, फिर तो हुड़दंग काट देंगे। इसका मतलब वही हमारी इसके साथ होता है। यही तो कैरिंग कैपेसिटी है। अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर आबादी को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आबादी कैरिंग कैपेसिटी से बढ़ गई तो सबको दिक्कत होने वाली है, एक को नहीं, सबको, है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन द हैबिट विद लिमिटेड रिसोर्स, कह रहा कोई भी पॉपुलेशन अपने हैबिट में लिमिटेड रिसोर्स के साथ ग्रो करनी चाहिए। पहले कौन सा फेज आएगा? लैग। फिर कौन सा आ जाएगा? एक्सीलरेटेड फेज। एक्सीलरेटेड को लॉग बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल। फिर देखो हल्का सा ऐसे कम हुआ था, हल्का सा ऐसे कमी आई थी, लैग, लॉग, और चाहे तो इसको बोल सकते हैं डी एक्सीलरेशन। और उसके बाद फिर आ गया था स्टेशनरी फेज। तो डी एक्सीलरेशन और फाइनली पहुंच गया था एसिम्प्टोट को बोलते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज। और कह रहा है व्हेन पॉपुलेशन रीच द कैरिंग कैपेसिटी, जब पॉपुलेशन यहां पहुंच गई थी, यहां था ना कैरिंग कैपेसिटी के, तो पॉपुलेशन क्या हो गई थी? पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई थी। और इस तरह से कौन सा कर्व मिल रहा है? देखो, इस तरह के कर्व को क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड। कह रहे ऐसा कोई कर्व और आपने पढ़ा हुआ है? हाँ, कौन सा? ओडीसी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। याद आया? फिर उसके बाद बोला गया, चूंकि इसको वल्हस ने खोजा था, वल्हस पर्ल ने, और ये बहुत ही लॉजिकल है ग्रोथ के लिए, ये लॉजिक को दर्शाता है कि नेचर में ऐसा ही होना चाहिए। जैसे होता क्या है, आप जब कोई अपने बच्चों की मैरिज करता है तो वो कार्ड देता है। अब कार्ड देता है तो उसमें लिखा होता है विद फैमिली या विदाउट फैमिली, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है तो यानी विदाउट फैमिली है, और अगर लिखा होता है सपरिवार या विद फैमिली तो पूरी फैमिली आ सकती है ना। ऐसा नहीं है कि विदाउट फैमिली हो घुस गए, क्योंकि उसको पता है कि मेरी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मैं कितने लोगों के लिए खाना बनवा रहा हूं। इसलिए वो कार्ड अगर 300-400 देता है तो समझ लो 700-800 लोग आएंगे। कारण ये कुछ में विद फैमिली होगा, अगर 200 में विद फैमिली हो गए, एक फैमिली से 3-4 लोग आ गए तो यही हो गए आपके, तो 700-800 लोगों की व्यवस्था होती। तो यही होती कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है क्या? लॉजिक है उसके पास। अगर उसने 300 कार्ड बांटे तो 700 लोग आ रहे हैं, क्योंकि कुछ विद फैमिली भी है, उसको पता है ये लॉजिक लगा के चलो तो हमारा खाना कम नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर खाना कम पड़ गया, शादी चाहे जितनी अच्छी लड़की और लड़की से हुई हो, कपल को कोई नहीं देखता, खाना खा के निकल लेते, गरियाते अलग से हैं। और कम पड़ गया तो फिर कितना गरियाए जाएंगे वो तो पता ही चलेगा। यहां पे कौन सा होगा? dn/dt बराबर rn(k - n/k) या 1 - n/k। 1 तो पूरा लिखना, फिर माइनस ये n/k। सिंस रिसोर्सेज ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड, बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर। कहते हैं रिसोर्सेज चाहे जितने हमारी आबादी में हो, आज नहीं कल तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए कौन सा रियलिटी को दर्शाता है? लॉजिकल वाला कि जियोमेट्रिक वाला? लॉजिकल वाला कि जियोमेट्रिक वाला? अच्छा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, मतलब सबकी लाइफ हिस्ट्री में वेरिएशन है, किसी की आर वैल्यू ज्यादा है, किसी की कम। कह रहा है मान लिया पॉपुलेशन को आर वैल्यू ज्यादा रखना है, पॉपुलेशन में आर वैल्यू ज्यादा रखना है। इसी को कौन सी फिटनेस बोला गया था? डार्विन फिटनेस। और डार्विन ने कहा था हायर आर वैल्यू होनी चाहिए। कहां पे? हैबिटेट में, जहां वो रहता है। ठीक है, बोला गया। लेकिन इस पर कई चीजों का असर पड़ता है। सिलेक्शन प्रेशर का, सिलेक्शन का प्रेशर किस पर ज्यादा है, किस पर कम। दूसरा, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टू द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। जब सिलेक्शन प्रेशर किसी पर ज्यादा है, किसी पर कम है, तो ऑर्गेनिज्म एक स्ट्रेटजी बनाता है अपने रिप्रोडक्शन को, या तो कंट्रोल घटाएगा या तो बढ़ाएगा। देखो क्या लिखा है, कुछ ऑर्गेनिज्म जीवन में एक बार ब्रीड करते हैं। क्या लगता है वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे कि कम? ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। भाई एक ही बार उनको अगर रिप्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है,
उनकी आबादी कहीं पृथ्वी से खत्म ना हो जाए, तो एक ही बार में बहुत ज्यादा बेबी बॉर्न कर लेते हैं, राइट। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे सैल्मन फिश, ठीक है ना, इसको सालम फिश भी कहते हैं हिंदी में, पैसिफिक सैल्मन फिश, इसको सालम फिश भी हिंदी में बुलाते हैं। और ये बंबू यानी बांस, ये लाइफ में कितनी बार ग्रो किया, एक बार, जबकि हम लोग कौन है, और हमारे पड़ोसी कौन है, बर्ड, ये लाइफ टाइम में मैनी टाइम ब्रीड करते हैं। तो हमारी रिप्रोडक्टिव फिटनेस इनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस से कुछ कम है, इनकी हमसे ज्यादा है। और डिपेंड करता है बॉडी के साइज पर भी, बॉडी के साइज पर भी डिपेंड करता है। बड़ा जीव कम बच्चे पैदा करेगा तो ठीक है, लेकिन छोटा जीव बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। जैसे मछलियां छोटी छोटी जो आती है, छोटी छोटी मछलियां देखा होगा ग्रुप में चलती हैं, छोटी छोटी होती है, बिल्कुल ग्रुप में चलती है, उनकी आर वैल्यू ज्यादा है। देखो कह रहा है कुछ लार्ज नंबर में बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनका साइज कैसा है, स्मॉल, जैसे ओयस्टर और पेलाजिक फिश। जबकि कुछ स्मॉल नंबर में पैदा करते हैं क्योंकि उनका साइज कैसा है, लार्ज, जैसे बर्ड और मैमल। लिखा है विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस, बोला गया इसका मतलब फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए कहीं घटाने की जरूरत पड़ी आर वैल्यू, तो कहीं बढ़ाने की जरूरत पड़ी। इकोलॉजिस्ट का मानना है कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ये इवॉल्व होते हैं इन रिलेशन टू कॉन्स्ट्रेन कंपोज बाय एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। कह रहा है कि ये जो गुण आते हैं ये केवल ऐसे नहीं चले आते कि नेचर ने देखा ये छोटे बच्चे हैं इनको ज्यादा बढ़ा दो, वो बड़े बच्चे इनको कम कर दो रिप्रोडक्टिव रेट। कई और फैक्टर भी डिपेंड करता है, जैसे बायोटिक और एबायोटिक, जहां वो रहते हैं कई फैक्टर मिलके चीजें निर्धारित करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट इन डिफरेंट स्पीसीज इज करेंटली इंपॉर्टेंट रिसर्च इज कंडक्टिंग बाय द इकोलॉजिस्ट, यानी आज भी इस पर रिसर्च चल रही है। जैसे आपका सिलेक्शन केवल पढ़ाई पर ही निर्भर नहीं करता, घर के माहौल पर भी निर्भर करता है, आपकी दोस्ती यारी पर भी निर्भर करता है, आपके मोबाइल चलाने की कैपेसिटी पर भी निर्भर करता है। मोबाइल पॉजिटिव काम के लिए चला रहे हो कि निगेटिव, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखो रील देखने के लिए चला रहे हो तो रियलिटी से दूर हो, और अगर किसी लेक्चर को देखने के लिए चला रहे हो तो रियलिटी की तरफ हो। तो दोनों बातें हैं, कई चीजों पर डिपेंड करेगा। देखो चाय पीने जा रहे हो थक गए हो चलेगा, लेकिन घूमने जा रहे हो क्योंकि एंजॉय करना है तो नहीं चलेगा। तो एक फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिलेक्शन के लिए कई फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। वैसे ही कोई एक फैक्टर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पैदा नहीं करता, कई सारे वेरिएशन मिलकर के लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पैदा करते हैं। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एनसीईआरटी ने कहा है नेचर में कोई भी आबादी अकेले नहीं रह सकती, कोई भी स्पीसीज अकेले नहीं रह सकती। उसने ये भी कहा है कि अगर मान लो पौधा ऑटोट्रॉफिक है तो भी वो अकेले नहीं रह सकता, उसको भी किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, उसको भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उसको सॉइल के माइक्रोब से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो उसको मिनरल मिलेंगे, बदले में वो फिर उसको क्या करेगा, कुछ दे या ना दे वो अलग की बात है। तो इस तरह से कई सारी इंटरेक्शन संभव है। पहला, दोनों को फायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म। दोनों को घाटा हो रहा है, कंपटीशन। एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा है, प्रिडेशन या पैरासिटिज्म भी हो सकता है। दोनों में फर्क क्या है, इसमें प्रीडेटर को फायदा होगा, प्रे की जान जाएगी। यहां प्रीडेटर को फायदा, वो पैरासाइट को फायदा होगा, प्रे कमजोर होगा और बाद में धीरे धीरे अगर इलाज नहीं कराया तो मर सकता है। तो यहां इमीडिएट डेथ हो जाती है, यहां धीरे धीरे डेथ होती है। यानी ये फास्ट एक्शन है, ये स्लो एक्शन है। अच्छा, कॉमनसलिज्म में एक को फायदा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। एमेंसलिज्म में एक को घाटा दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। जैसे एंटीबायोटिक के केस में देखो, हम तो जीरो पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप बताओ एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया की जान ले ली कि नहीं ले ली? तो बैक्टीरिया किस पे आया? माइनस पे। और हम किस पे आए? और उदाहरण कौन सा बन गया? ये आया हुआ क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक जो है वो किस में सेट होगा? एमेंसलिज्म में। क्योंकि बैक्टीरिया को क्या होगा? बैक्टीरिया मरेंगे, क्या हम लोग मरेंगे? हम लोग तो न्यूट्रल रहेंगे। अब देखो प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब होता है शिकार करना। जो कह रहा है जब भी कभी प्रीडेशन की बात आएगी तो आपके दिमाग में दो बातें आएंगी, एक प्रीडेटर और एक प्रे, एक शिकारी और एक शिकार। शिकारी की बात आएगी तो आप टाइगर को याद करोगे या लायन को याद करोगे, और अगर प्रे की बात आएगी तो डियर को याद करोगे या रैबिट को याद करोगे। एनसीईआरटी ने क्या लिया है? टाइगर और डियर।
सबसे पहले दिमाग में यही बातें आती है। कह रहा है क्या होगा अगर प्रीडेटर ना होते, तो जो ऊर्जा सूरज से आई है, सनलाइट से जो पौधे ने पकड़ी है, सनलाइट से जो पौधे ने पत्तियों पे जो किरणें गिर रही हैं, उस ऊर्जा का क्या होगा अगर कोई उसे खाने वाला ही ना हो। पहले क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी हैपन इफ ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज नो एनिमल टू ईट द प्लांट। कह रहा है मान लो पौधे ने खाना बना लिया सनलाइट को ट्रैप करके बाई फोटोसिंथेसिस, फिर भी कोई उसे खाने वाला ही नहीं है, तो उस ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी, वो ऊर्जा आगे बढ़ेगी नहीं, यानी हमारा फूड चेन ध्वस्त हो जाएगा, इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। कह रहे आप सोचो, प्रीडेशन यानी शिकार करना नेचर में एक ऐसा तरीका है जिससे ऊर्जा जाएगी कहां से? लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पर। देखो जरा सोच के देखो, सन से गई कहां पे? प्लांट ने, और प्लांट T1 पे बैठा हुआ है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, इसको खा लिया, मान लो ये घास है, ये घास है तो ग्रास हॉपर ने खा लिया। ग्रास हॉपर कहां बैठा हुआ है? ग्रास हॉपर कहां बैठा हुआ है? T2 पे। अच्छा, इसको खा लिया है किसने? फ्रॉग ने। फ्रॉग कहां बैठा हुआ है? T3 पे। अच्छा, उसको खा लिया स्नेक ने, तो स्नेक कहां बैठा हुआ है? T4 पे। ठीक है, और जब हम इसको बनाते हैं तो T1 यहां आता है, T2 यहां आता है, T3 यहां आता है, T4 यहां आता है। तो आप बताओ लोअर ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी कहां जा रही है? हायर ट्रॉफिक लेवल पर। अगर कोई खाने वाला ही नहीं होता तो क्या इसके पास आती ऊर्जा? अगर ये नहीं होता तो क्या ये होता? ये नहीं होता तो क्या यह होता? फूड चेन रुक जाती, यानी कि उसे वो ऊर्जा व्यर्थ हो जाती। When we think the predator and prey, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा टाइगर और डियर। बता चुका हूं, रेडिली कम टू अवर माइंड, यानी बहुत तेजी से यही एग्जांपल आएगा। कह रहा है जो गौरैया होती है, जो बीज खाती है, क्या कहते हो, वो क्या प्रीडेटर नहीं है? लिखा है नो लेस ए प्रीडेटर। कह रहा है वो शिकारी से कम नहीं है, मतलब वो भी शिकारी है। कह रहा है एनिमल ईटिंग द प्लांट। हम लोग अगर शाकाहारी हैं और हम पौधा खाते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या है? हम लोग शाकाहारी तो हैं ही हैं, लेकिन हम शिकारी भी तो बन गए, हम प्रीडेटर भी तो बन गए। लिखा हुआ है कि कैटेगराइज सेपरेटली अंडर हार्बीवोर्स। बोलता है मानते हैं कि हम शाकाहारी हैं, हार्बीवोर्स हैं, लेकिन अगर हम इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट पे चले, इकोलॉजी की आंखों से देखें, तो वी आर नॉट लेस देन अ प्रीडेटर, वी आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर, मतलब हम शिकारी ही हैं। फिर आगे, दे कीप द प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो पहली बात क्या कही? फूड साइकिल में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, फूड चेन में एनर्जी को लोअर ट्रॉफिक लेवल से कहां ले जा रहे हैं? ये पहला काम हुआ। और दूसरा काम क्या हुआ? ये प्रीडेटर शिकारी शिकार की जनसंख्या को संतुलित करते हैं। प्रीडेटर प्रे की जनसंख्या को क्या करता है? संतुलित करता है, यानी बैलेंस करके चलता है। लेकिन प्रीडेटर प्रे जो होता है ना, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। कह रहा है अगर प्रीडेटर ज्यादा है तो शिकार ज्यादा कर डालेंगे, अगर शिकार ज्यादा कर डालेंगे तो हिरन तो गायब हो जाएगी, और अगर प्रीडेटर कम है तो शिकार कम करेंगे, हिरन ज्यादा हो जाएंगे, तो हिरन आपस में कंपटीशन करेंगे, फिर हिरन भी गायब हो जाएंगे। मतलब चाहे ज्यादा हो जाए शिकारी यानी प्रीडेटर, चाहे कम हो जाए, इकोसिस्टम अल्टीमेटली स्टेबल की बजाय कैसा हो जाता है? ये लिखा है इकोसिस्टम की इंस्टेबिलिटी हो जाती है। जब हम एक्सोटिक स्पीसीज को, एक्सोटिक मतलब विदेशी प्रजाति को किसी नई जगह पे ले जाते हैं, नई जगह का मतलब न्यू जियोग्राफिकल एरिया पे ले जाते हैं, और तो ये बहुत तेजी से पनप जाती है। इन्वेसिव का मतलब होता है हमला कर देना, हमला करना, कई जगह पे अर्थ बदलने पड़ जाते हैं। जैसे मैं बोलूं आई वांट टू थ्रो ए पार्टी, तो आप बोलोगे मैं पार्टी फेंकना चाहता हूं, नहीं, पार्टी देना चाहता हूं, फेंकना नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट, बोला गया कि ये इन्वेसिव हो जाता है और बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और वहां पर जिस लैंड पे भेजा गया है वहां बहुत ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि उसको कोई नेचुरल प्रेडेटर खा ही नहीं रहा है। मान लो हमने यहां पे कोई खाने वाला प्रजाति, यहां पे गाय है, गाय प्लेसेंटल मैमल है कि पाउस्ड, हमने ऑस्ट्रेलिया में घास उगा दी, ठीक है ना, तो वो घास तेजी से उगेगी क्योंकि कोई उसे खाने वाला नहीं है, उस तरह की घास खाने वाला नहीं है। वहां की घास खाते हैं क्योंकि लोग उसे पहचानते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले मैमल। लेकिन हमारे यहां वाले घास, विशेष तरह की घास हमने उगाई, उसको वहां उगाया, कोई खा रहा है उसको, कोई पहचान रहा है उसको,
नहीं पहचान रहा है, खा रहा है, नहीं खाएगा, बढ़ जाएंगे, फैल जाएंगे। अच्छा, अब हम अगर गाय को यहां से ट्रांसफर कर दे, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो क्या करेगा, गाय तो पहचानती है ना अपने भोजन को, गाय उसको खाने लगेगी और वो जो घास फैल गई थी अब वो कम हो जाएगी। यानी बताओ प्रीडेटर ने प्रे की जनसंख्या को संतुलित किया कि नहीं किया? ठीक है, देखो क्या लिखा, प्रिकली पियर कैक्टस, कह रहा है एक लंबे लंबे कांटों वाला कैक्टस, ये रहा कैक्टस, ये लंबे लंबे कांटे हैं उसमें, कैक्टस में इधर भी निकला होता है, लोब निकले होते हैं, ठीक है, और ये गमले में मान लो लगा हुआ है या जमीन में लगा हुआ है। प्रिकली पियर कैक्टस कहां इंट्रोड्यूस कर दिया? ऑस्ट्रेलिया में। कब किया था? 1920 में, ठीक है ना। और ये मिलियंस ऑफ हेक्टेयर फैल गया वहां के फील्ड में, रेंजलैंड यानी फील्ड में यानी खेतों में फैल गया बहुत तेजी से। फाइनली इस कैक्टस को हमें कंट्रोल करना पड़ा। कैसे? कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस करके, कहां पर? नेचुरल हैबिटेट से निकाल के वहां उस कंट्री में डालना पड़ा। यानी कि जो कैक्टस को खाता है उस वाले कीड़े को, उस वाले मोथ को हमें ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ा, और तब जाके उसने उसको जो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर फैल गए थे उसको खा खा के कम कर दिया। इससे क्या पता चलता है? प्रेडेटर प्रे की संख्या को संतुलित करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, एक जंगल में 2 शेर हैं और 50 हिरण हैं, तो आबादी हिरणों की कैसी रहेगी? ठीक ठाक रहेगी? या दूसरा केस देखो, एक में 10 शेर है और 50 हिरण है, बताओ कहां पे हिरणों की संख्या कम हो जाएगी? बहुत ज्यादा। जहां 10 है ज्यादा शिकार करेंगे, कम हो जाएगी। यानी कि प्रेडेटर ने प्रे की जनसंख्या को संतुलित किया कि नहीं किया? दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल याद है? मॉस्किटो के लार्वा को हमने उससे छुटकारा पाने के लिए ड्रैगन फ्लाई छोड़ दिया था, ठीक है ना। और एफिड्स याद है ना, एफिड लेडी बर्ड बीटल्स को कंट्रोल करने के लिए छोड़ दिया था, याद है ना। लेडी बर्ड बीटल्स को, रेड एंड ब्लैक मार्किंग वाली लेडी बर्ड बीटल को हमने छोड़ा था, किसको कंट्रोल करने के लिए? एफिड्स यानी प्लांट लाइस को कंट्रोल करने के लिए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो वहीं पर था बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल हम इसी से करते थे, ठीक है ना। ये भी किस पर बेस्ड था? ये भी प्रीडेटर और प्रे की पॉपुलेशन पर बेस्ड था। याद करो, अगर हम प्रीडेटर की पॉपुलेशन यानी ड्रैगन फ्लाई बढ़ा दें तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन घटेगी कि बढ़ेगी? अगर हम बीटल्स यानी भौरे बढ़ा दे तो एफिड्स की जनसंख्या घट जाएगी। यही कंट्रोल क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब देखो अगली पॉइंट, प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन, अगला पॉइंट, प्रेडेटर क्या करते हैं? कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। पहला काम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दूसरा काम दे कीप्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रे कांस्टेंट। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल क्या है? ये प्रे के बीच में होने वाले कंपटीशन को घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल बताओ। कह रहा है एक रॉकीट इंटरटाइडल कम्युनिटी अमेरिका पैसिफिक कोस्टल लाइन पे, मतलब अमेरिका के जो महासागर है उनके यहां पर पथरीले क्या किनारे हैं? पथरीले किनारे हैं। यहां एक स्टारफिश पाई जाती है, पाइसेस्टर, पाइसेस्टर, ये पाइसेस्टर PISASTER, पाइसेस्टर, ये स्टारफिश है। हमने क्या किया, यहां बगल में कुछ गड्ढे थे, उन गड्ढों में पानी भर लिया और वहां से स्टारफिश को निकाल लिया, बाकी जीवों को छोड़ दिया, स्टारफिश को हटा दिया। स्टारफिश शिकारी है यानी प्रीडेटर है। जब हमने प्रीडेटर को हटा लिया और कुछ दिनों के बाद हम उसको उस पर 1 साल के बाद गए, हमने 1 साल पहले किसको हटा लिया था? हाँ, पाइसेस्टर जो कि एक प्रीडेटर था, उसको हमने हटा लिया, बाकी जीवों को छोड़ दिया। 1 साल का इंतजार किया, 1 साल बाद जाके देखा तो यहां पर 10 से भी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट की प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। इससे क्या पता चलता है? शिकारी के ना रहने पर शिकार के बीच में कंपटीशन बढ़ गया होगा, और कंपटीशन के बाद ए को नुकसान की, बी को की, दोनों को, तो जनसंख्या, इसीलिए 10 से भी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट की प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। पढ़ के देखो, इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्टल लाइन स्टारफिश थी, नाम बताओ? पाइसेस्टर। ये क्या थी? शिकारी। एक हमने फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, मतलब बगल में गड्ढा था, वहां पानी ले लिया, ठीक है। ऑल द स्टारफिश रिमूव, हमने सारे स्टारफिश को हटा दिया, लेकिन बगल के जो गड्ढे थे इंटरटाइडल वाला एरिया, वहां पे बाकियों को रहने दिया। इसके 10 से भी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट की प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। इसका कारण रहा होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी स्पीसीज के बीच में होने वाला प्रतिस्पर्धा,
यानी इसने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को घटाने की बजाय बढ़ा दिया। जब तक रहती है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन रहता है, और जब नहीं रहेगी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जब तक आपके घर में बिल्ली रहेगी तब तक चूहा आपके कपड़े नहीं काटेगा। बोलो। लेकिन बिल्ली के जाते ही चूहा शेर बन जाएगा, कपड़े वपड़े सब काट लेगा। कह रहा अगर प्रीडेटर बहुत शक्तिशाली है तो ये बर्बाद कर देगा किसको? अगर प्रीडेटर बहुत शक्तिशाली है, जैसे आपकी बिल्ली बड़ी एक्टिव है, चूहे की मजाल के अंदर घुस के दिखा दे। एक तो उसकी स्मेलिंग पावर भी ठीक ठाक होती है, कैट की भी स्मेलिंग पावर ठीक है। कार्निवोर्स है ना, कार्निवोर्स की स्मेलिंग पावर ज्यादा होती है। हम माना कि डॉग की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डॉग से भी ज्यादा भेड़िए वगैरह की होती है, सूंघ सांघ के पहुंच जाते हैं। वो तो जो पालतू जीव की बात होती तब डॉग की बात आती है, वरना भेड़ियों की तो सूंघने की क्षमता डॉग से भी ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो जाता है, ये ओवर एक्सप्लॉइट कर देगा। अगर प्रेडेटर बहुत शक्तिशाली है तो प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, प्रे विलुप्त हो सकता है। अगर प्रे विलुप्त हुआ तो शिकारी भी तो विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको खाना मिलना बंद हो गया। यही कारण है, मैं जानता हूं, मतलब वो मैं प्रेडेटर की बात कर रहा हूं। प्रेडेटर यानी मैं जानता हूं कि अगर मैंने अपने शिकार को ज्यादा खा लिया तो इसका मतलब, अच्छा देखो शाकाहारी में बहुत विकल्प है, शाकाहारी में बहुत विकल्प है। आज पिज्जा खा लो, कल जीजा खा लो, है ना। आज मोमोज खा लो, कल चाउमीन खा लो, है ना। आज हॉट डॉग खा लो, कल कोल्ड डॉग खा लेंगे। आज पानी बतासे खा लो, कल कुछ और खा लेंगे। आज वेज बिरयानी खा लो, कल तड़का बिरयानी खा लेंगे। आज नॉर्मल दाल खा लो, कल मिक्स दाल खा लेंगे। तो हमारे पास विकल्प बहुत ज्यादा है। क्यों हमारे कल्चर में ऐसा बनाया गया। अगर हम एक ही दाल खाएंगे तो वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। एक ही प्रकार का चावल खाएंगे, राम भोग, सीता भोग, मसूरी और जया, रत्ना, और ये एक ही प्रकार के चावल खाएंगे, गायब हो जाएगा। इसीलिए हमने डिफरेंट टाइप के प्रजाति के चावल बनाए कि भाई कुछ ये खा रहे हैं, कुछ ये खा रहे हैं, कुछ हम खा रहे हैं, कुछ वो खा रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा है, ठीक है ना। या बदल बदल के भी आदमी खाता है, ठीक है ना। वरना सब बासमती ही खाते, फिर दिक्कत हो जाती। बासमती माना की वैरायटी बहुत है, पर पैदावार इतनी भी नहीं कि पूरी आबादी के लिए सफिशिएंट हो। इसीलिए क्या होगा, फूड गायब हो जाएगा तो हम भी गायब हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग ने डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। कभी नाश्ते में आलू पराठे खाते हैं, कभी नाश्ते में स्प्राउट खा लो, कभी नाश्ते में कुछ और खा लो, कभी दही जलेबी खा लो, कभी चाय पी के ब्रेड से काम चला लो, कभी कुछ और खा लो। मतलब डिफरेंट टाइप के चॉइस है। इसीलिए प्रेडेटर को इंटेलिजेंट माना जाता है। प्रेडेटर बहुत विवेकशील है, प्रेडेटर के पास बहुत दिमाग है। Prey species have evolved various defense to lessen the impact of predation। कह रहा प्रे को कुछ शक्तियां दी गई ताकि वो शिकारियों के प्रभाव को कम कर सके। न्यूट्रल नहीं कर सकता, पर कम तो कर सकता है। मैंने कई बारी बताया है कि जो शेर की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, है ना, लेकिन आपकी हिरण की स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन हिरण के साथ दिक्कत क्या है, वो प्रेडेटर है, वो प्रे है और वो है प्रेडेटर। तो प्रेडेटर की जो शक्तियां है वो प्रे से क्या है, ज्यादा है कि कम है? तो वो ज्यादा है। और कॉन्फिडेंस भी किसके पास ज्यादा है, एग्रेसिवनेस किसके पास ज्यादा है, कौन ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का है? शेर। अच्छा, गाय शाकाहारी है तो गाय को ऐसे कर दो तो फिर यूं आ जाएगी आपके पास। गौ माता है, कहते नहीं बेटी मेरी एकदम गाय की तरह है, कभी आंख उठा के नहीं देखती, क्योंकि जब भी देखती घूर के देखती है। आज तक मेरी बेटी घर के बाहर निकली ही नहीं, क्योंकि जब भी गई 5-6 लौंडों को लेके गई। चलो, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉक्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड। यानी इसके लिए क्या हुआ, कुछ भी इंसेक्ट की कुछ स्पीसीज है या फ्रॉक की कुछ स्पीसीज है, ये अपना कलर बदल लिया इन्होंने। कलर बदल के क्या हो गया, कैमोफ्लेज, छुप गई, अपने आप को वातावरण में छुपा लिया, अपने आप को वातावरण में छुपा लिया ताकि दूसरों को दिखाई ना पड़े। दूसरे कौन, शिकारियों को दिखाई ना पड़े। आपने डिस्कवरी पे देखा होगा लाल कलर के मेढक होते हैं, लाल कलर के मेढक छुप जाते हैं लाल चट्टानों में, और पानी के अंदर वाले जो जीव होते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ते, इससे वो छुप जाते हैं। आर्मी की आप यूनिफॉर्म देखो, आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है वो पत्तियां बनी रहती है, देखा होगा। आप जरा एयरफोर्स की देखो, उनकी नीली होती है।
क्योंकि आसमान में जब होंगे और अगर पैराशूट से कूदना पड़ गया, और उनका एरोप्लेन का कलर भी ब्लू होता है, देख लो। और ज्यादातर जितने भी एरोप्लेन होते हैं सब व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि आसमान में व्हाइट व्हाइट ब्लेंड हो जाते हैं, ताकि दुश्मन जल्दी उसको पहचान के अटैक ना कर दे। मिलिट्री का अपना एक कलर है, देखो जो 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 जैसे पुलिस है, अब पुलिस को तो लोकल लेवल पे काम करना है, तो पुलिस क्या करती है, अगर पुलिस को कहीं छुपना हो तो मिट्टी में लेट जाएगी, मिट्टी में लेट जाएगी तो मिट्टी का कलर कैसा है, देखो खाकी टाइप का कलर है, वैसे वो वाला भी कलर है उनकी यूनिफॉर्म का, सबका अपने अपने हिसाब से बनाया गया है, वही तो कैमोफ्लेज कहलाता है। फिर लिखा है सम आर पॉइजनस, कुछ कैसे होते हैं, पॉइजनस, और क्या, वो प्रीडेशन को अवॉइड कर देते हैं, इसलिए शिकारी उनको शिकार नहीं करता। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई अपने टेस्ट बिगाड़ लेती है, अपना टेस्ट ही बिगाड़ लिया ताकि उसका शिकार ना हो। ऐसा उसने कैसे किया, स्पेशल केमिकल अपनी बॉडी में बना लिया। कैसे बनाया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बटरफ्लाई ने ये बनाया नहीं था, ये केमिकल कैटरपिलर स्टेज में लिया था। किसको, जहरीले वीड को खा करके, खुद नहीं बनाया था, जहरीले वीड को खाया तो जहर इसकी बॉडी में आ गया। आपने सुना होगा पहले पुराने समय में विष कन्याएं होती थी, स्पेशली चाणक्य वाले एपिसोड में देखा होगा, है ना, अरे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, तो विष कन्या, चाणक्य बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, चाणक्य ने अपनी रणनीति से जीत डाला था सबको, वरना भारत आज भारत नहीं होता। तो चाणक्य ने क्या किया था, बहुत बढ़िया, उसने विष कन्याएं तैयार की थी कि साला, उसका मानना था साम वेद दंड के कुछ भी लगाना हो, भारत को भारत बचाए रखना है। तो इसलिए क्या हुआ, उसने विष कन्याएं तैयार की थी, उसको रोज जहर पीती थे वो लोग, जहर, सांप के जहर को निकाल के पीते थे। पहले इतना डोज पिया, एक बूंद, फिर दूसरा बूंद, फिर तीसरा, डोज बढ़ाते चले गए। अब वो जिसको भी राजा जो वो वाले थे जो भारत को लूट रहे थे, उनको उनके पास भेजती थी। एक तो सुंदर, ब्यूटीफुल, और ब्यूटी विद विटामिन, सांप का जहर था उनके दांतों में, मतलब जाती थी पास और एकदम से काट लेती थी, जाओ बेटा खत्म तुम्हारा काम, सारा मेरा हो गया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया, है ना, सुना होगा विष कन्या है। तो ये समझो विष कन्या है। मोनार्क बटरफ्लाई ने ये विष ऑब्टेन किया, कहां से ऑब्टेन किया, जब बचपन से, उनको बचपन से पिलाया जाता था। बताओ, कैटरपिलर स्टेज यानी लार्वल स्टेज से। अगर हम लोग को, अगर नॉर्मल कन्याओं को विष दे दिया जाए तो निकल लेंगी, आज वाली को दे दिया जाए तो रील की जगह रियल हो जाएगा उनका है ना। वो उस समय की ट्रेंड थी, उस समय बॉडी की झेलने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। आज बॉडी में जरा भी कुछ हो जाए झेल नहीं पाता व्यक्ति। पहले पेन वेन बहुत झेल लेते थे। पहले बताते, महाराणा प्रताप, बताते नहीं, मैंने देखा है उनका कवच कुंडल। जब मैं उदयपुर गया था, वहां गया था, वो कौन सा जगह का क्या नाम है, हाँ उदयपुरी तो नाम है, तो वहीं पे उनका वो है बना हुआ म्यूजियम। तो वहां पे उनका जो कवच और कुंडल है, यानी ये जो पहनते थे पूरा कवच, वो इतना बड़ा है कि आपको लगेगा साला ये आज के आदमी तो इतना उठा ही नहीं पाएगा। कम से कम 100+ kg का लिखा हुआ है वहां वेट वगैरह। और उनकी हाइट लगती थी, लग रहा था 7 फीट कुछ इंच रही होगी। और उससे भी ज्यादा तो मुझे चेतक के बारे में जरा आश्चर्य लगता है, क्योंकि चेतक के ऊपर वो बैठते थे, मतलब उनका लोड प्लस कवच और कुंडल का लोड प्लस चेतक का अपना लोड, तो चेतक कितना बड़ा होगा, मतलब महान चेतक था। हार्बीवोर्स आर प्रेडेटर, बोलते प्लांट के केस में शाकाहारी क्या है, यानी गाय क्या है, प्रेडेटर किसके लिए, घास के लिए। बोलो, फिर कह रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो हाईलाइट किया हुआ है, 25% टोटल इंसेक्ट का फाइटोफेगस होता है। 3 से 4 बार रिपीटेड है। फाइटोफेगस का मतलब होता है प्लांट या उसके पार्ट को खाता या पीता है। अगर जूस है तो पी लेगा, नहीं तो खा लेगा। यानी प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को खाने वालों को फाइटोफेगस बोलते हैं। कितने होते हैं, 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट की 25% ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट। और कह रहा है सबसे बड़ी समस्या किसके साथ है, प्लांट के साथ। बेचारे वो अपने आप को दौड़ के बचा भी नहीं पाते, किसकी तरह, एनिमल की तरह। देखो लिखा है वो दौड़ के अपने आप को शिकारी से बचा भी नहीं पाते। लेकिन प्लांट को भी नेचर ने आशीर्वाद दिया हुआ है। प्लांट में विशेष तरह की मार्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस तैयार कर रखे हैं ताकि उसको प्रेडेटर से कोई नुकसान, इसका प्रेडेटर कौन था, हार्बीवोर्स। कह रहा है थॉर्न दिया था एकेजिया और कैक्टस को। कांटे किसमें होते हैं, एकेजिया, कैक्टस, लेमन, नींबू में, बेर में, बताओ, बोगनविलिया में, इन सब में कांटे होते हैं। ठीक है ना। कल मैं अपने गार्डन में देखो कर रहा था, देखो कट गया, नींबू लगा रखा है।
और छटाई कर रहा था, मार दिया उसने यहां से यहां तक, 2-3 अंदर भी लगे हैं। देखो आगे, मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल ऑफ डिफेंस, याद दिला रहा हूं कि क्योंकि नींबू में कांटे होते हैं, आपने सबसे कॉमन प्लांट देखा होगा, बेर में कांटे होते हैं, ठीक है ना। मैनी प्लांट प्रोड्यूस द स्टोर केमिकल, बहुत सारे प्लांट के अंदर केमिकल स्टोर होता है जो शाकाहारियों से को बीमार कर देता है। कब? जब वो ये खाते हैं, या उनका डाइजेशन रोक देता है, या उनकी रिप्रोडक्शन को यानी स्ट्राइल बना देता है, और या फिर उनकी जान ही ले लेता है। ये तो बहुत खतरनाक है। मतलब खाने के बाद जीव बीमार पड़ गया, खाने के बाद उसका हाजमा खराब हो गया, पता लगा लूज मोशन चालू हो गया गाय को, उसके बाद देखो रिप्रोडक्शन ही बंद हो गया, अगली पीढ़ी कह रही मम्मी क्या खा लिया था, हम पैदा ही नहीं हो पाए। उसके बाद देखो मम्मी ऊपर चली गई। आगे देखो, यू मस्ट हैव सीन वीड कैलोट्रोपिस, कह रहा आपने मदार के पेड़ के पास किसी भी जानवर को चरते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके पास होता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, हार्ट अटैक कर देता है ये जीवों का, लिखा हुआ है। यही कारण है आपने किसी भी गोट को या कैटल को इसके पास चरते हुए नहीं पाया होगा। ये है केमिकल डिफेंस। ये कौन सा डिफेंस था? कहता है इसी केमिकल डिफेंस के अगेंस्ट टोबैको में निकोटीन होता है, क्योंकि निकोटीन टोबैको की पत्तियां खाने के बाद उसको चक्कर आने लगते हैं, तो जीव जाता ही नहीं दोबारा खाने। अच्छा, कैफीन कड़वा, इतना कड़वा होता है, कॉफी आपको ऐसे पिला दी जाए, ऐसे चटा दी जाए, जो कि ट्रीट करके बनी हुई है, रोस्ट करके बनी हुई है, बहुत सारे ट्रीटमेंट किए गए। अगर आपको ऐसे कॉफी जीभ पे रख दी जाए, आपका जीभ का टेस्ट 2 घंटे तक खराब रहेगा। बोलो, अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हो तो आपको आइडिया होगा, ब्लैक कॉफी डाइल्यूट करके पीते हैं। अगर हम पाउडर की बात कर रहे हैं, जैसे पाउडर लो और ऐसे रख लो तो कितना स्वाद खराब हो जाएगा। तो कैफीन बहुत कड़वा होता है। क्विनीन सिनकोना की छालों से होता है, मलेरिया के इलाज के लिए करा जाता है, और ये भी सुबह में बहुत कड़वा होता है। स्ट्राइकिन बहुत कड़वा होता है। अफीम जानते ही हो, अफीम भी बहुत कड़वा होता है, ठीक है ना, लेकिन इनसे नशा भी होता है, इसीलिए कोई भी ये डिफेंस के लिए दिए गए थे, लेकिन हम लोगों ने कॉमर्शियली सप्लाइड कर लिया इनको, हम लोग ने अपने आर्थिक फायदे के लिए इनको एक्सप्लाइड कर लिया, यानी पौधों से निकाल लिया है। और ये नेचर ने इन्हें क्यों दिया था? ग्रेजर या ब्राउजर से बचाने के लिए, यानी चरने वाले जीवों से बचाने के लिए, या जो चलते चलते क्या करते हैं, घास वगैरह को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उनके लिए दिया गया है। हाँ, कंपटीशन करा दें तो कल क्वेश्चन भी हो जाएंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कंपटीशन क्या होता है? अभी अभी बात की थी, डार्विन ने जब नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी तो उसने कौन से कंपटीशन के बारे में बात की? इंट्रा स्पेसिफिक की इंटर स्पेसिफिक? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। देखो क्या लिखा, डार्विन ने बात की स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, तो और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, तब उन्होंने एक टर्म दिया, कौन सा? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, PYQ है भाई साहब, और बोला ये बहुत बड़ा फोर्स है। Interspecific competition is very important force for the organic evolution. What is the mechanism of organic evolution? Mechanism क्या है? Natural selection. It is ऐसा माना जाता है कि ध्यान से पढ़ना, अब देखना, ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन तभी होता है जब प्रजातियां कैसी हो? क्लोजली रिलेटेड हो, और वो सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही हो जो कि लिमिटेड हो। याद रखना, यहां तक ध्यान से पढ़ो। जब रिसोर्सेस कैसे है? लिमिटेड, और प्रजातियां कैसी है? क्लोज, तभी कंपटीशन होता है, ऐसा जनरली माना जाता है। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। पहला ही देखो इसका वो कंट्राडिक्शन, पहला कंट्राडिक्शन क्या है? अनरिलेटेड प्रजातियां भी कंपटीशन कर लेती हैं। ये देखो, ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। अनरिलेटेड वाले में बताया गया है, जैसे साउथ अमेरिका के झील की बात करें, साउथ अमेरिका के झील में मछलियां रहती हैं, मान लो यहां कोई मछली है, मछली यहीं पर किनारे की तरह क्या होता है, वो रहता है फ्लेमिंगो, हंस फ्लेमिंगो को बोलते हैं, फ्लेमिंगो। तो साउथ अमेरिका के जो लेक थे वहीं पर फ्लेमिंगो यानी हंस रहता है, और वहीं पर पानी में वहां की लोकल फिश रहती है, रेसिडेंट फिश मतलब लोकल फिश। लेकिन दोनों ही कंपटीशन कर रहे हैं, किसके लिए? कॉमन फूड के लिए। कॉमन फूड यहां पड़ा हुआ है, नाम है जू प्लैंक्टन। ये भी जू प्लैंक्टन खा रहा है, ये भी जू प्लैंक्टन खा रहा है, लेकिन ये फिशेस का है और ये बर्ड की प्रजाति का है। तो दोनों रिलेटेड है कि अनरिलेटेड? अनरिलेटेड भी सेम फूड को खा रही है जो कि लिमिटेड है नेचर में, ठीक है ना। तो देखो लिखा हुआ है जू प्लैंक्टन इन द लेक। और दूसरी बात
ये कह रहा है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा। कभी कभी रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड भी होते हैं, तब भी कंपटीशन होता है। देखो लिखा है सेकेंडली रिसोर्सेज नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन। कह रहा है रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होंगे तभी कंपटीशन होगा, नहीं। यहां पर ये वाला काम करता है पैटर्न, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरफेरेंस कंपटीशन काम करता है। कौन सा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कंपटीशन रेड कलर से देखो ध्यान से, ये इंटरफेरेंस कंपटीशन, इसमें फीडिंग कैपेसिटी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस टू इंटरफेयरिंग द इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज इवन द रिसोर्सेज आर अबेंडेंट। कह रहा है रिसोर्स चाहे बहुत ज्यादा हो लेकिन एक स्पीसीज क्या करती है, दूसरी स्पीसीज को रोक के रखती है ताकि कंपटीशन जो है मतलब होता रहे, ताकि कंपटीशन होता रहे। किसके लिए? अनलिमिटेड रिसोर्स के बावजूद। देखो क्या कह रहा है, इंटरफेरेंस कंपटीशन में एक की फीडिंग एफिशिएंसी, एक प्रजाति की फीडिंग एफिशिएंसी दूसरी प्रजाति की फीडिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है। कैसे? इंटरफेयर करके या उसको रोक करके। किसको रोक करके? अदर स्पीसीज को, चाहे तो रिसोर्स चाहे जितना ज्यादा हो। जैसे बताया था जर्मन शेफर्ड को 5 किलो मीट ले गए, जर्मन शेफर्ड का पेट 2 किलो में भर जाता है, लोकल कुत्ते का आधा किलो में भर जाता है। 5 किलो मीट रखा था सामने, लेकिन जर्मन शेफर्ड बिठा दिया और लोकल कुत्ता बिठा दिया गया। बताओ कौन सुपीरियर है? जर्मन शेफर्ड। क्या खाने देगा लोकल वाले को? ना, वो उसके नेचर में है, स्वभाव है उसका, इसलिए वो एक रिड्यूस कर रहा है, उसको रोक कर रख रहा है। खुद भी नहीं खाएगा तब तक, जैसे वो खाने जाएगा तुरंत भौंकना चालू, तुरंत भौंकना चालू, यानी वो रोक के रख रहा है कि नहीं रख रहा है। ठीक है ना? भले ही खाना बहुत ज्यादा था लेकिन वो स्वभाव में है उसका, वो शेयर नहीं कर सकता। शेर ऐसे थोड़ा ना करेगा, आओ बेटा नॉनवेज खाओगे, आओ शिकार करके लाए हैं। Therefore competition is best defined as process in, ये देखो ये बेस्ट डेफिनेशन है, दिस इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, और सबसे बेस्ट डेफिनेशन पूछी जाए तो ये। कंपटीशन की कोई बेस्ट डेफिनेशन नहीं है, कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट यही है। क्या? एक की आर वैल्यू बढ़ेगी, दूसरे की आर वैल्यू घटेगी। देखो क्या लिखा है, द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। एक की आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस घटेगी दूसरे की वजह से, यानी जिसने घटाई उसकी तो घट गई और जिसकी वजह से घटी वो उसकी बढ़ी। इट इज रिलेटिवली इजी टू डिमॉन्स्ट्रेट इन लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट में किसने किए? गॉस और दूसरे इकोलॉजिस्ट ने किए थे। उन्होंने बोला जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कंपटीशन करने वाली सुपीरियर स्पीसीज गायब कर देती है। किसको गायब कर देती है? दूसरे को। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो सुपीरियर एलिमिनेट कर देती है किसको? इंफीरियर को। ये किसने बोला? गॉस और अदर साइंटिस्ट ने, अदर इकोलॉजिस्ट ने बोला। लेकिन ये एविडेंस लगातार कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। बोलते हैं ये बात भी हमेशा सही साबित नहीं है। कह रहा है एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आता है। कहां से आया? ठीक है ना, कुछ केस में आया, जैसे ये एग्जांपल है एबिंगडन टर्टोइस। कहां पाया जाता है? जहां पे गैलापागोस आइलैंड, याद करो, जहां पे एडेप्टिव रेडिएशन देखा गया था डार्विन फिंचेस में, याद आया? तो गैलापागोस आइलैंड पर कौन पाया जाता था? बहुत बड़ा साइज में था, जाइंट था और शाकाहारी था। वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया, 1 दशक में गायब हो गया जब हमने इससे सुपीरियर प्रजाति को वहां भेजा। सुपीरियर कौन था? गोट। ठीक है ना? उस आइलैंड पर जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी खाने की क्षमता, चरने की क्षमता ज्यादा थी, तो कौन आगे आगे चर गया और ये पीछे पीछे और स्लो स्लो चलने वाला था, क्योंकि भारी भरकम था तो घास मिली ही नहीं, तो ये घास के लैक के बिना भूख से मर गया, यानी इसकी आर वैल्यू कम हो गई। एक और सपोर्ट आया, कहां से आया? एक और एविडेंस आया, कहां से आया? उसका नाम था कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब देखो क्या होता है, पहले समझ लो। एक स्पीसीज इस छोटे से यहां पे है, छोटे से दायरे में अपने आप को मेंटेन करके चल रही है, क्योंकि दूसरी स्पीसीज ये बड़े दायरे तक घूम रही है। शेर, मान लो यहां शेर है, यहां हिरन है, तो शेर के डर से हिरन अपने इतने ही दायरे में सीमित है, अपने सभी लोगों से कहती देखो इसके बाहर मत जाना टेरिटरी के बाद, शेर घूम रहा है वहां पे, घात लगाए बैठा है, कभी भी आ जाएगा। तो ये ज्यादा दूर दूर नहीं जाते, झुंड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। शेर इन्हीं का शिकार करने के लिए प्लान बनाता है,
ठीक है ना। तो ये स्पीसीज अपना दायरा सीमेंट के रख रही थी, किसकी वजह से? सुपीरियर की वजह से। जब हम इसको ड्रामेटिकली हटा दें, ड्रामेटिकली हटा दें मतलब अचानक से इसको कहीं और ले जाए, जूलॉजिकल पार्क छोड़ाए, तो क्या अब शेर बचा? अगर शेर नहीं बचा तो क्या लोगों में, क्या डियर के लोगों में डर पैदा हुआ? जब डर पैदा नहीं हुआ तो अब फ्री जंगल घूम रहे हैं। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, सुना है? तो अब ये पूरे अपने आप पूरे घूमते रहेंगे, ये पूरा घूमते रहेंगे। तो देखो एक एविडेंस आया, इसको कॉम्पिटिटिव रिलीज बोला। क्या? स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, यानी हिरन की बात कर रहा है। हिरन क्यों क्यों वहां पे नहीं छोटे से दायरे में था? क्योंकि उसको कोई कंपटीशन कर रहा था। कौन? शेर। सुपीरियर वाला कौन था? शेर। किसके लिए? किसके लिए? जो छोटे से दायरे में रह रहा है। छोटे से दायरे में कौन रह रहा था? हिरन। हिरन छोटे से दायरे में रह रही थी शेर के कारण, क्योंकि शेर के साथ उसका कंपटीशन था। इज फाउंड टू बी एक्सपेंड, वो अपने आप को फैलाएगी। कब फैलाएगी? अपना रेंज कब फैलाएगी? तेजी से कब वो फैलाएगी? जब कॉम्पिटिटिव करने वाला सुपीरियर स्पीसीज हमने हटा दिया वहां से। अभी बताया था ना, जब शेर को जूलॉजिकल पार्क भेज दिया, अब उसको डर वर खत्म हो गया, तो बस पूरे जंगल में उसका कब्जा। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल ने बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और वो बिलोंग करते थे स्कॉटलैंड में एक्सपेरिमेंट किया, और वहां पे लार्ज और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नाकल था। बार्नाकल वेल की पीठ पे पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट से घिरे हुए वो होते हैं कीड़े पानी के, वो बैलेनस कहते थे। वो बहुत ज्यादा थे इंटरटाइडल एरिया में, और वो भगा देते थे। किसको भगा देते थे? स्मॉल बार्नाकल को। नाम क्या था? कैथेमेलस, अपने जोन से। इन देखो जब हमने इनको हटा दिया, मान लो ये यहां पे इंफीरियर वाले रहते थे, इसमें सुपीरियर वाले रहते थे, ये यहां नहीं जाता था क्योंकि सुपीरियर वाले से इसका कंपटीशन था। जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको हटा दिया तो ये यहां तक फैल गए। समझ में आई बात? फिर बोला गया जनरली हार्बीवोर्स को और प्लांट को ज्यादा नुकसान होता है कंपटीशन से, किसकी तुलना में? अब बताओ सबसे ज्यादा नुकसान इनमें से किसको हो रहा है? प्लांट को। प्लांट से कम नुकसान किसको होगा? हार्बीवोर्स को। सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? क्योंकि कार्निवोर्स को तो कोई खाता नहीं। आप बताओ, अच्छा मोर को किसने खाया? ईगल को कौन खाता है? शेर को कोई खाता है? फिर तो इन लोग क्या होता है? टॉप कार्निवोर्स है, इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है कंपटीशन से। किसको सबसे ज्यादा घाटा होता है? प्लांट और हार्बीवोर्स को। देखो पढ़ के देखो, इन जनरल हार्बीवोर्स एंड प्लांट ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं कंपटीशन के द्वारा। किसकी तुलना में? कार्निवोर्स की तुलना में। ठीक है। गॉस का कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल रूल, गॉस का कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल रूल क्या कहता है? दो क्लोजली रिलेटेड प्रजाति सेम रिसोर्स के लिए अगर फाइट कर रही हैं तो वो लंबे समय तक एक साथ नहीं रहेंगी। अभी पीछे बोला भी था, कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर गायब हो जाएगी, है ना? कि कौन गायब करेगा? सुपीरियर। ऐसा तभी होगा जब रिसोर्सेस कैसे हो? लिमिटेड, अदरवाइज नहीं होगा। गॉस का नियम यही कहता है, सुपीरियर इंफीरियर को तभी गायब करेगी जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। मतलब आजकल ये वाला नियम भी गलत पाया गया कुछ जगहों पे। लिखा है while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion। क्या कहना चाह रहा है? माना सुपीरियर क्या करती है? इंफीरियर को गायब कर देती है, भगा देती है उसको। ऐसा किसने बोला था? गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार कहता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो कि अनलिमिटेड। लेकिन कई जगहों पर यह नियम भी गलत पाया गया, कई जगहों पर यह नियम गलत पाया गया। वो कंपटीशन करने की बजाय, एक्सक्लूजन करने की बजाय साथ रहने लगे। लिखा है ना को एग्जिस्ट, कहीं लिखा होगा को एग्जिस्टेंस, लिखा होगा ना? हाँ, ये को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूजन। मतलब कंपटीशन में सुपीरियर ने इंफीरियर को भगाने की बजाय कहा, रह यार तू मेरे साथ, एक दिन मैं नीचे सोऊंगा तू बिस्तर पे, एक दिन मैं नीचे तू बिस्तर पे, या एक दिन तू बिस्तर पे और मैं नीचे। नहीं कहते हैं रह लो यार, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं, कोई किसी को वो नहीं कर रहा है और उसने रिसोर्स को पार्टीशन में बदल दिया।
कहा कि एक दिन तू ऊपर सो जाना, मैं नीचे, एक दिन मैं ऊपर सो जाऊंगा, तू नीचे। अब बताओ रिसोर्स को आधा आधा बांट लिया कि नहीं बांट लिया? उसने कहा अच्छा दिन के समय मैं चला जाऊंगा ऑफिस, तू बिस्तर पे सोना, रात को तू ऑफिस ज्वाइन कर ले, मैं दिन भर सोऊंगा। बोलो होता है कि नहीं होता है? बेड हमेशा खाली है, दिन वाले के लिए रात को खाली है, रात वाले के लिए दिन को खाली है ना? जैसे मान लो हम लोग एक फ्लैट में रह रहे हो और आप दो ग्रुप है, एक दिन में जॉब कर रहा है, एक रात को जॉब कर रहा है। किचन कब खाली है? हमेशा। दिन वाले के लिए रात को खाली, रात वाले के लिए दिन को खाली है। किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो वही है, इसमें रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया जाता है। अगर दो प्रजाति कॉम्पिटिट कर रही है सेम रिसोर्सेस के लिए तो वो अवॉइड कर देती है। किसको अवॉइड करती है? कंपटीशन, बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग एंड डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। टाइम बदल देती है अपना। जैसे दिल्ली में बड़ी लड़ाई थी बीच में, आप दिल्ली की बात कर रहे हो, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पुणे में, पूना काफी अच्छी जगह है, तो पूना में क्या था, पार्किंग की बड़ी समस्या थी, क्योंकि पूना, कुछ पूना की जगह पुरानी है, कुछ नई बन रही है। नई वाली में तो समस्या नहीं है, पुरानी वाली जगहों में समस्याएं थी। तो अब क्या होता था, पार्किंग का स्लॉट बना दिया था वहां की गवर्नमेंट ने कि 135 में यहां खड़ी करोगे। 135 यानी MWF, मंडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, और 246 में तुम बाईं तरफ खड़ी करोगे। अगर गलती से भी उस दिन पर 135 वाले टर्न पे कोई 246 वाले पे खड़ी कर दिया, चलान। इससे क्या होता था, एक ही तरफ गाड़ियां खड़ी होती थी, दूसरी तरफ गाड़ियां नहीं खड़ी होती थी। नेक्स्ट डे उधर खड़ी होती थी, इधर खड़ी नहीं होती थी। तो उन दुकानदार को दिक्कत नहीं होती थी, इन दुकानदार को भी दिक्कत नहीं होती थी। आज बेटा तुम्हारे सामने खड़ी है तो कल तुम्हारे सामने भी तो खड़ी होगी। टर्न बना लिया था, ये बड़ा बढ़िया लगा। और आज ये इसी कल्चर पे बहुत सारे दिल्ली में भी चीजें कर रखी हैं। दिल्ली में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो गए थे, तो टर्न बना दिया गया कि इवेंट डेज में यहां खड़ी करो, ऑड डेज में वहां खड़ी करो। फिर रेडी वालों की दिक्कत आई, जो वो ठेले लगाते हैं, कहते दिन में तुम लगाओ, रात में तुम लगाओ। सारी दिक्कतें इससे खत्म होती जा रही है। कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, को एग्जिस्टेंस हो जा रहा है। ठीक है, मैकआर्थर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या हुआ बताया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। बार्बलर यानी एक समुद्री, मतलब वो चिड़िया होती हैं, विशेष तरह की काले कलर की चिड़िया होती हैं, और वो सेम ट्री पे रहती है, लेकिन वो कंपटीशन को क्या कर रही हैं, अवॉइड। और कंपटीशन अवॉइड किया तो साथ रह रही हैं कि अलग अलग रह रही हैं? साथ रह रही हैं, और उनका डिफरेंट बिहेवियर हो गया। और किसके? फूड को खोजने का। कोई कहती है हम जड़ को खोजेंगे, कोई कहता हम तने को खाएंगे, कोई कहता हम पत्तियों को खाएंगे, कोई कहता फूल को खाएंगे, कोई कहता फल को खाएंगे। उसने कहा जब सब खा लेना तो जो बीज फेंकना वो हम खा लेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के अल्टीमेटली क्या हो गया, रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया गया कि नहीं कर लिया गया, है ना? रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया गया कि नहीं कर लिया गया? आपके घर में यही तो चलता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। घर वाले क्या होते हैं, अगर सारा खाना खत्म भी हो जाए तो मम्मी के हिस्से का खाना रहता है, तो मम्मी अपना खाना दे देती है, लो लो ले लो ले लो, मैं बना लूंगी। लेकिन मम्मी नहीं बनाती। मम्मी क्या करती हैं, ब्रेड रखा हुआ है, दूध में मिलाया, खा लिया। अब देखो, मम्मी ने किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया, रिसोर्स पार्टीशन कर दिया, अपनी चीजें शेयर भी कर दी और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, फिर उसके अलावा फ्रूट्स खा लिए तो किसी को कोई कंपटीशन नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये भी होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो एक पूरा ये कवर हो गया, यही तक था। हाँ, तो ये पूरा कवर हो गया। कल इसका छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है, वो कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ये भी खत्म।